शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मेरा असली नाम सुल्ताना बीबी है। निर्मला कुमारी ने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसू खुश्क करके कहा, हमारे रिश्तेदार कश्मीर में बडगाम के करीब एक गांव में रहते हैं। अगर तुम मुझे किसी तरह वहां पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। मैं उसे बड़ी आसानी से कश्मीर पहुंचा सकता था, लेकिन मैं उससे ये मालूम करना चाहता था कि चूंकि उसे कश्मीरी मुजाहिदों की जुस्तजू रही थी जो उसे चंदू शाह के जहन्नम से निकाल कर कश्मीर पहुंचा दें, इसलिए हो सकता है इस दौरान उसका राब्ता किसी कश्मीरी कमांडो से रहा हो। मैंने उससे कहा कि सुल्ताना बीबी, तुम जानती हो कि मैं हिंदू हूँ और सरकार का एक जिम्मेदार अफसर हूँ। कश्मीर में जंग हो रही है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले गया तो मुमकिन है वहाँ लोग मुझे पहचान लें या रास्ते में ही हम पकड़े जाएं, क्योंकि मुझे कश्मीर पहुँचने के खुफिया और महफूज रास्तों का इल्म नहीं है। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर इस दौरान कोई कश्मीरी मुजाहिद हमारे हाथ आ गया तो मैं उससे जम्मू से आगे कश्मीर तक खुफिया पहाड़ी रास्तों के बारे में मालूमात हासिल करके तुम्हें अपने किसी जिम्मेदार आदमी की हिफाजत में तुम्हारे रिश्तेदारों के पास पहुँचा दूंगा। मेरा हवा में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा। सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी कहने लगी, धर्मचंद, तुम भी साईं जी के मुरीद हो, मैं भी साईं जी की मुरीद हूँ। इस तरह से हम आपस में पीर भाई बहन हैं। अगर तुम मुझसे वादा करो कि किसी के आगे जिक्र नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मैंने कहा, मैं साईं जी की कसम खाकर वादा करता हूँ। अब बताओ राज की क्या बात है। निर्मला कुमारी कहने लगी, एक बार साईं जी के मजार पर रात के वक्त जब मैं दुआ मांगने गई थी तो मुझे एक कश्मीरी मुजाहिद मिला था। उसने छुप कर मेरी फरियाद सुन ली थी, फिर वो मेरे सामने आ गया। कहने लगा, बहन, मैं इस वक्त एक खतरनाक मिशन पर निकला हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार आया तो तुम्हें जरूर अपने साथ कश्मीर ले चलूंगा। मैंने उससे पूछा कि मुझे तुम्हारी आमद का कैसे पता चलेगा। इसके जवाब में उसने कहा था कि तुम 10-15 दिनों के बाद अमृतसर शहर की पुरानी मस्जिद में जाना, वहाँ बाबा हमदानी हुजरे में रहता है, उनसे मेरे बारे में मालूम कर लेना। अगर मैं आया तो उन्हें मेरे ठिकाने का पता होगा। इस बात को आज 1 महीना गुजर गया है। मैं कैसे अमृतसर जा सकती हूँ? चंदू शाह तो एक पल के लिए भी अपनी नजरों से मुझे ओझल नहीं होने देता। उसके बॉडीगार्ड्स हर वक्त राइफलें लिए मेरे आगे पीछे होते हैं। मैंने सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी से पूछा, उस कश्मीरी मुजाहिद ने तुम्हें अपना नाम बताया था? वो कुछ याद करके बोली, शेरबाज। हाँ, यही नाम उसने बताया था। मैंने निर्मला कुमारी से कहा, तुम इत्मीनान रखो, शेरबाज के मुतालिक मैं अमृतसर जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें खुफिया तरीके से उसके पास ले जाऊंगा और तुम्हें इस जहन्नम से निजात मिल जाएगी। सुल्ताना बीबी उर्फ निर्मला कुमारी की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। कहने लगी, धर्मचंद जी, आप इंसान की शक्ल में कोई फरिश्ता है। इतने में चंदू शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में बड़ा सा लिफाफा था। कहने लगा, महाराज, आपके लिए डिम्पल स्कॉट बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। अब आप रात का भोजन मेरे साथ ही करेंगे। डिम्पल स्कॉट शराब की एक किस्म है जिसका शुमार आला तरीन शराबों में होता है। डिम्पल उसे इसलिए कहा जाता है कि उसकी बोतल में दोनों जानिब छोटा सा गड्ढा होता है। मैंने कहा, चंदू शाह जी, मैंने उस रोज भी आपसे कहा था कि मैं शराब नहीं पीता, बस चाय आपके साथ जरूर पी लूंगा। चंदू शाह बड़े खुशामदाना अंदाज में इसरार करने लगा, लेकिन मैंने उसे सख्ती से इनकार कर दिया। चाय मेज पर लगा दी। चाय के साथ खाने को बहुत कुछ था। जालंधर की मशहूर मिठाइयाँ थीं। मैंने चाय वगैरह पी। कुछ देर चंदू शाह से बातें की। दिल्ली के करीब एक छोटा सा हाइडल पावर डैम बन रहा था। उसने मुझसे उसका जिक्र छेड़ दिया। वो उसका ठेका हासिल करना चाहता था। मैं चंदू शाह को भी काबू में रखना चाहता था। चुनाचे मैंने उसे कहा कि जब टेंडर का ऐलान होगा तो वो टेंडर भर कर दाखिल करवा दे, उसके बाद मैं देख लूंगा। चंदू शाह बड़ा खुश हुआ। निर्मला कुमारी यानी सुल्ताना बीबी भी बड़ी खुश थी। उसे इस जहन्नम से निजात हासिल करने की राह नजर आ गई थी। उसे जरूर खुश होना चाहिए था। अब मुझे कश्मीरी मुजाहिद शेरबाज का पता करने अमृतसर जाना था। अमृतसर जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे पीछे CID का जो आदमी लगा हुआ था, मुझे उसकी आंखों में धूल झोंक कर अमृतसर पहुंचना था। अगरचे उसके बाद मैंने अपने पीछे लगे हुए खुफिया सर्विस के आदमी को बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन मुझे हर हालत में मोहतात रहने की जरूरत थी। पीछे लगे हुए खुफिया सर्विस के आदमी बहुत कम नजर आया करते हैं। मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया जिसको इस्तेमाल करके मैं आधी रात को साईं जी के मजार पर गया था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि किसी न किसी कश्मीरी कमांडो को अपने
अपने साथ मिला लिया जाए और उसे एतमाद में लेकर जालंधर के अलावा भारत के दूसरे शहरों में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो फौजी तैयारियों के मराकज हैं उनको तबाह किया जाए। क्योंकि इस दौरान मैंने भारत के कई शहरों में भारत की जबरदस्त फौजी तैयारियों को अपनी आंखों से देखा था और ये तैयारियां खुफिया मकामात पर स्टिंगर मिसाइलों, पृथ्वी मिसाइलों और आकाश मिसाइलों की शक्ल में हो रही थी। एक मकाम पर तो मेरे सुनने में आया था कि भारत न्यूक्लियर वॉर हेड की तैयारी भी कर चुका है। इतने बड़े महाज पर मैं अकेला नहीं लड़ सकता था। अली शाह और इमदाद अली मुझसे जुदा हो चुके थे, अब उनका मिलना मुश्किल था। शेरबाज कश्मीरी मुजाहिद का मुझे सुल्ताना बीबी की ज़बानी मालूम हो चुका था। मैं उससे हर हालत में मिलना चाहता था और मैंने ये भी तय कर लिया था कि उसे बता दूंगा कि मैं धर्मचंद नहीं हूँ बल्कि मालिर कोटला का एक मुसलमान मुजाहिद हूँ जो भारत में और कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म सितम के खिलाफ जंग करने के लिए उठ खड़ा हुआ है और एक हिंदू नाम से शिवसेना का चमचा बनकर बाल ठाकरे का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया है। उसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं थी। चंदू शाह के बंगले से मैं सीधा SP मेहता की कोठी पर आया। उसे निर्मला कुमारी से अपनी मुलाकात की रुदात सुनाई ताकि उसे किसी किस्म का मुझ पर शको शुबा न पड़े। मैंने उसे बताया कि ये बात साबित हो गई है कि निर्मला कुमारी का किसी भी पाकिस्तानी या कश्मीरी मुजाहिद से कोई ताल्लुक नहीं है। वो महज एक ऐश परस्त, दौलत की ख्वाहिशमंद औरत है और चंदू शाह के साथ बड़ी खुशी से जिंदगी बसर कर रही है। SP मेहता कहने लगा तो फिर उसको हम अपनी लिस्ट से खारिज कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर उसका जरा सा भी पाकिस्तानी जासूसों या कश्मीरी मुजाहिदों से कोई ताल्लुक होता तो जिस तरह मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा था वो इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अब साबित हो गया है कि ये औरत बेकार है। SP मेहता से रुखसत होते हुए मैंने उससे कहा मुझे कल एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली जाना है। दिन की फ्लाइट में सीट मिल गई तो दोपहर के बाद ही वापस आ जाऊंगा। अगर दोपहर की फ्लाइट में सीट मिली तो रात को वापस आऊंगा। ये कहकर मैं वहां से अपने हॉस्टल की तरफ आ गया। मैंने कमरे में आकर सोचा कि अब जबकि मैंने SP मेहता को बता दिया है कि मैं कल सुबह की किसी फ्लाइट में दिल्ली जा रहा हूँ तो फिर भेस बदल कर निकलने की क्या जरूरत है। CID का आदमी अगर वाकई मेरे पीछे लगा हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट तक ही मेरे पीछे आएगा। उसे मेरे साथ तैयारे में सवार होकर दिल्ली जाने की क्या जरूरत होगी। मैंने उसी वक्त फोन उठाकर इंडिया की एयर कंपनी को फोन कर दिया। पता चला कि दिन के 8:15 बजे की फ्लाइट में मुझे जगह मिल जाएगी। मैंने उसी वक्त गाड़ी पकड़ी और एयर इंडिया के ऑफिस पहुंच गया। अमृतसर का टिकट खरीदा और सुबह 8:15 बजे वाली फ्लाइट में सीट कंफर्म करवा ली। वहाँ मैंने अपना नाम धर्मचंद की जगह कोई दूसरा हिंदू नाम लिखवाया था ताकि CID वाला आदमी बाद में मालूम भी करे तो उसे मेरा नाम मालूम ना हो सके। मैं सुबह 7:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गया। बोर्डिंग कार्ड लेने से पहले मैंने इस बात की पूरी तसल्ली कर ली थी कि मेरे पीछे कोई मुश्तबा शख्स नहीं लगा हुआ। किसी वक्त मुझे ख्याल आता कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, क्योंकि उस रात जो आदमी सिटी पुलिस जालंधर के रेडियो ट्रांसमीटर के बाहर कांस्टेबल के पास खीस की बुक्कल मारे बैठा हुआ था वो उसके बाद मुझे एक बार भी दिखाई न दिया। बहरहाल मेरे नाजुक और खतरनाक मिशन का तकाजा था कि मैं फूंक फूंक कर कदम उठाऊं। ये छोटा 10-15 सीटों वाला फोकर जहाज था। उसने 20 मिनट में मुझे अमृतसर पहुंचा दिया। मैं एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अमृतसर की पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि अमृतसर में इस नाम की कोई मस्जिद नहीं है और बाबा हमदानी का किसी मस्जिद में हुजरा भी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान कश्मीरी बुजुर्ग अमृतसर शहर में मौजूद था, क्योंकि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की काबिज भारतीय फौजों के खिलाफ जंग आज भी हो रही है और वो कश्मीरी मुजाहिद आज भी अमृतसर में मौजूद हैं। मैं खद्दर के कुर्ते पाजामे में था, ऊपर गर्म कोट पहन रखा था, गले में गुलू बंद था, हाथ में कोई थैला या ब्रीफकेस नहीं था। आप यूं समझ लें कि अमृतसर के जिस इलाके में वो मस्जिद जहां भी थी मैं वहां आकर वुजू करके मस्जिद में नफल पढ़ने लगा। जाहिर है वो कश्मीरी बुजुर्ग जो वहां पर यकीनी तौर पर मौजूद था, मेरे पूछने पर कि कश्मीरी मुजाहिद शेरबाज तो यहाँ नहीं आया, कभी नहीं बताएगा कि वो कब आया था या कब आएगा। इसके लिए बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत थी। 2 नफल पढ़ने के बाद मैं वहीं मस्जिद में एक तरफ होकर सफ पर बैठ गया। उस वक्त मस्जिद तकरीबन खाली थी। ये और अमृतसर की 2 एक और मस्जिदें जो अमृतसरी मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, कश्मीर से आए हुए मेहनतकश कश्मीरी मुसलमानों ने संभाल ली थी। वहाँ दबी आवाज में 5 वक्त आजान भी होती थी और वहाँ जो थोड़े बहुत कश्मीरी मजदूर रहते थे वो नमाज पढ़ने आ जाते थे। मेरी निगाहें कश्मीरी बुजुर्ग को तलाश कर रही थी जिसका नाम निर्मला कुमारी ने बाबा हमदानी बताया था। असल में उसने कोई दूसरा नाम बताया था, मगर मैंने उनका फर्जी नाम बाबा हमदानी रख दिया है। कश्मीरी मुजाहिद का असली नाम शेरबाज ही है। उसका फर्जी नाम इसलिए नहीं रखा कि ये मुजाहिद तो मैदान जंग में दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार है। उनको पुलिस कहाँ
पकड़ने जा सकती थी। इतने में नमाज का वक्त हो गया और मस्जिद की छत पर एक कश्मीरी अजान देने लगा। थोड़ी देर बाद 6-7 कश्मीरी मेहनतकश मजदूर आ गए। एक सुर्ख सफेद नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग भी हुजरे से निकल कर आ गया। नमाज खड़ी हो गई। मैं भी नमाजियों के साथ खड़ा था। नमाज पढ़ने के बाद दबी जबान में दुआ मांगी गई और बहुत ही दबी जबान में कश्मीरी मुजाहिदों की कामयाबी की दुआ की गई। ये कश्मीरी मेहनतकश मजदूर लोग कुछ घबराए से लग रहे थे। दुआ के बाद आपस में कुछ देर सरगोशियों में बातें करते रहे, फिर एक एक करके उठकर चले गए। उनमें से हर एक ने मेरी तरफ मशकूक नजरों से जरूर देखा। कश्मीरी बुजुर्ग ने भी एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने हुजरे में चले गए। मैंने यही समझा कि कश्मीर में आजादी की जंग लड़ी जा रही है। इस वजह से ये कश्मीरी लोग किसी भी अजनबी को जो मस्जिद में आए मुश्तबा निगाहों से देखते हैं। उस वक्त मैंने कश्मीरी बुजुर्ग से कोई बात करना मुनासिब न समझा और मस्जिद से निकलकर सामने वाले कश्मीर होटल में आ गया। ये होटल एक मकान था जिसके 3-4 कमरे थे जो बाजार से ही नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि ये एक कश्मीरी मुसलमान का होटल है और कश्मीर से जो कारोबारी लोग कभी कभार कारोबार के सिलसिले में अमृतसर 1-2 दिन के लिए आते हैं, इसी होटल में कयाम करते हैं। काउंटर पर एक उधेड़ उम्र का कश्मीरी मुसलमान बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कोई बात न की और पूछा, कितने दिन रहोगे बाबू? मैंने कहा, मालिर कोटला से आया हूँ, प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया है, अमृतसर में मार्केट का हाल चाल मालूम करने आया हूँ, 2-1 दिन लग जाएंगे। पूछा, नाम क्या है बाबू? गुलाम हसन। पता लिखवाओ। मैंने मालिर कोटला का फर्जी पता लिखवा दिया। उसने एक लड़के को आवाज देकर कहा, साहब को कोने वाले कमरे में ले जाओ। लड़का जो मुझे कोने वाले कमरे में लेकर आया असल कश्मीरी था और कश्मीरी लहजे में उर्दू और पंजाबी बोलता था। कमरे में एक चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था, पुराना लिहाफ तय किया हुआ था, एक छोटी सी तपाई पड़ी थी, वहाँ और कुछ भी नहीं था। मैंने लड़के को 5 रुपए का नोट दिया तो वो बड़ा खुश हुआ। मैंने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, गैसू नाम है जी मेरा। मैंने कहा, यार ये तुम्हारे बाजार में इतनी पुलिस क्यों खड़ी है? क्या यहाँ कोई जुए खाने में छापा पड़ा है? लड़का बड़ी राजदारी से कहने लगा, साहब जी रात को एक कश्मीरी मुजाहिद पकड़ा गया है, पुलिस इसी वजह से यहाँ चक्कर लगा रही है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जेब से 5 रुपए का एक और नोट निकाल कर कश्मीरी लड़के को दिया और कहा, गैसू ये कश्मीरी मुजाहिद यहाँ होटल में पकड़ा गया था या कहीं और? वो दौड़कर दरवाजे के पास गया, इधर उधर देखा, फिर वापस आकर कहने लगा, साहब जी आप भी होशियार रहें, कहीं पुलिस आपको भी कश्मीरी मुजाहिद समझ कर न पकड़ ले। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, यार मैं कोई कश्मीरी मुजाहिद तो हूँ नहीं। बोला, साहब जी इस इलाके में पुलिस जिस मुसलमान को चाहे कश्मीरियों का जासूस समझकर पकड़ कर ले जाती है। मैंने उससे पूछा, जो कश्मीरी मुजाहिद पकड़ा गया है उसका नाम क्या था? उसने होटल में रजिस्टर में नाम तो जरूर लिखवाया होगा। कश्मीरी लड़का हंसने लगा, बोला, साहब जी आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, उसने गलत नाम लिखवाया था, उसका असल नाम कुछ और है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे आप मुझे 1000 रुपए क्यों न दे दें। ये कहकर कश्मीरी लड़का कमरे से बाहर निकल गया। मैं सोच में पड़ गया। रात उसी होटल से एक कश्मीरी मुजाहिद पकड़ा गया है। निर्मला कुमारी उर्फ सुल्ताना बीबी ने कहा था कि शेरबाज कश्मीरी मुजाहिद इन दिनों अमृतसर कश्मीरी बुजुर्ग के पास आने वाला था। कहीं ये कश्मीरी मुजाहिद शेरबाज ही तो नहीं? असल हकीकत का इल्म पुलिस स्टेशन पर जाकर ही हो सकता था। मैं कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। काउंटर पर बैठे होटल के मालिक से कहा, मैं जरा बाजार मार्केट का पता करने जा रहा हूँ, खाना होटल में आकर ही खाऊंगा। वो बोला, कोई बात नहीं जी, बेशक जाएं। वो मुझे बराबर मशकूक नजरों से देखता रहा। अमृतसर के ये सारे बाजार मेरे देखे भाले थे। मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। प्रोग्राम ये था कि थाने पहुंचकर सबसे पहले ये तस्दीक करूंगा कि पुलिस ने जो कश्मीरी कमांडो पकड़ा है क्या वो शेरबाज ही है। उसके बाद अपने खुफिया नंबर को इस्तेमाल करके उसे हवालात से छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भी पुलिस स्टेशन के करीब ही पहुंचा था कि रुक गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं तो खुद ही अपने जाल में फंसने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अगर मैं थाने जाकर उन्हें मरकजी हुकूमत का सीक्रेट नंबर दिखाकर कश्मीरी कमांडो को छुड़ा कर ले गया तो ये बात न सिर्फ जालंधर सिटी पुलिस हेडक्वार्टर के मेहता बल्कि डिफेंस इंटेलिजेंस के सुरेंद्र कोहली को और वहाँ से बाल ठाकरे तक पहुँच जाएगी कि मेरे हुलिये का आदमी भारत की मरकजी सीक्रेट सर्विस का खास नंबर दिखाकर कश्मीरी कमांडो को निकलवा कर ले गया है। और ये बात मेरे सारे मिशन को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी थी। बाज़ औक़ात इंसान को खबर ही नहीं होती कि वो बड़ी होशियारी और बड़ी बेखबरी में अपने लिए गड़ा खोद रहा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अगर ऐन वक्त पर अल्लाह की तरफ से मुझे अपनी गलती का एहसास न होता तो मैं मारा गया था और अपने ही हाथों मारा जाता। चुनाचे मैं वहीं से दूसरी तरफ बाजार में निकल गया। अमृतसर के बाजार बड़े गुंजान और तंग थे। मैं बाजार से गुजर रहा था और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि ऐन वक्त पर मुझे अक्ल आ गई और मैं तबाही के गड्ढे में गिरते गिरते बचा। ये हो ही नहीं सकता था कि बाल ठाकरे और डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ को पता न चलता कि कश्मीरी कमांडो को धर्मचंद हवालात से निकाल कर ले गया है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस का इंतहाई खुफिया नंबर भी मेरे पास था।
मैं ये गौर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने एक ही रास्ता था। मैं वहीं से पुरानी मस्जिद की तरफ रवाना हो गया और मस्जिद में आकर बाबा हमदानी के हुजरे का दरवाजा खटखटाया। बाबा हमदानी हुजरे में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो समझ गए कि ये वही अजनबी है जो दिन के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई? मैंने कहा, हमदानी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हमदानी साहब पीछे हट गए। आ जाओ। मैं हुजरे में आकर छोटे से तख्त पोश के किनारे बैठ गया। बाबा हमदानी भी उस तख्त पोश पर बैठकर सफेद कागज पर कलम से लिखने में मसरूफ हो गए। उन्होंने कहा, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने तमाम तकल्लुफात बालाए ताक रखते हुए कहा, हमदानी साहब, कल पुलिस जिस कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार करके ले गई है, मैं उसे छुड़ाने के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। बाबा हमदानी ने बेनियाजी का इजहार करते हुए कहा, भाई मुझे उस कश्मीरी मुजाहिद से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये पुलिस जाने और वो जाने। मैंने कहा, हमदानी साहब, अगर आपको कश्मीरी मुजाहिदों से वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है तो कल आप नमाज के बाद दबी आवाज में कश्मीरियों की जंग आजादी में कामयाबी की दुआ क्यों मांग रहे थे? बाबा हमदानी ने कंधे हिलाते हुए कहा, ये तो मैंने एक मुसलमान की हैसियत से दुआ मांगी थी। हर मुसलमान कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की कामयाबी चाहता है। मैंने हमदानी साहब का हाथ पकड़ा और इंतहाई एतमाद के साथ कहा, हमदानी साहब, मुझे CID का आदमी न समझें। मैं पक्का मुसलमान हूँ और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का दोस्त हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाबा हमदानी ने कागज, कलम और तख्ती एक तरफ रख दी। उन पर मेरी साफ साफ बातों का असर हो गया था। कहने लगा, अगर तुम कश्मीरी मुजाहिद को पुलिस की कैद से छुड़ा सकते हो तो जाकर छुड़ा दो, मेरे पास क्या लेने आए हो? मैंने कहा, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि मैं खुद पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, इसके लिए किसी तीसरे आदमी को जहमत देनी पड़ेगी। बोले, लेकिन तीसरा आदमी कश्मीरी मुजाहिद को कैसे छुड़ाएगा? पुलिस तो उसे भी पकड़कर अंदर कर देगी। मैंने कहा, जो आदमी कश्मीरी मुजाहिद को छुड़ाने के वास्ते पुलिस स्टेशन जाएगा, मैं उसे एक खुफिया नंबर लिख कर दूंगा। ये खुफिया नंबर दिखाने से थानेदार खुद उठकर हवालात का दरवाजा खोलेगा और कश्मीरी मुजाहिद को उस आदमी के सुपुर्द कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। बोला, वो खुफिया नंबर क्या कोई तिलिस्मी नंबर है? मैंने कहा, बस इसे तिलिस्मी नंबर ही समझें, बल्कि उसका असर तिलिस्म से भी बढ़कर होगा, आप खुद देख लेंगे। मुझे कोई ऐसा भरोसे का आदमी दे दें जिसको खुफिया नंबर देकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना कर दूं। बाबा हमदानी गुमगू और कशमकश के आलम में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरी बातों पर एतबार करें या न करें। जब मैंने भरपूर एतमाद के साथ बहुत ज्यादा इसरार किया तो वो कहने लगे, ठीक है, मैं आपको एक आदमी से मिलवाता हूँ, वो आपका खुफिया नंबर लेकर थाने चला जाएगा, लेकिन अगर आपका खुफिया नंबर कारगर साबित न हुआ तो फिर समझ लें कि वो आदमी भी वापस नहीं आएगा। मैंने कहा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। बाबा हमदानी कहने लगा, ठीक है, अब आप ऐसा करें कि अमृतसर शहर से जो सड़क जालंधर की तरफ जाती है, वहाँ रास्ते में अमृतसर शहर से निकलते ही बिजली वाली नहर आती है। उस नहर के दूसरे किनारे पर आमों का एक बाग है। उस बाग में एक झोंपड़ा बना हुआ है। तुम यहाँ से सीधे वहाँ जाओगे और झोंपड़े में बैठकर इंतजार करो। वहाँ एक आदमी आएगा जो तुम्हें कहेगा, दिल्ली का मौसम कैसा है? तुम समझ जाना कि ये मेरा भेजा हुआ आदमी है। उसका नाम हसन बट होगा। वही आदमी तुम्हारा काम करेगा। मैंने 1 मिनट भी जाया न किया और मस्जिद वाले बाजार की नुक्कड़ से साइकिल रिक्शा लिया और बिजली वाली नहर की तरफ रवाना हो गया। मैं जल्दी इसलिए कर रहा था कि कहीं कश्मीरी कमांडो शेरबाज को पुलिस अमृतसर के हवालात से निकाल कर जालंधर या दिल्ली रवाना न कर दे। मैं नहर पर पहुंच गया। वहाँ आमों का बाग दूर ही से नजर आ रहा था। उस बाग में एक झोंपड़ा था। चूंकि आमों का मौसम नहीं था इसलिए झोंपड़ा खाली पड़ा था और बाग भी खाली था। मैं झोंपड़े में बैठकर हसन बट का इंतजार करने लगा। कोई 10-15 मिनट के बाद मुझे दरख्तों में से एक आदमी झोंपड़े की तरफ आता दिखाई दिया। वो झोंपड़े में आकर बैठ गया और बोला, दिल्ली का मौसम कैसा है? मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, हसन बट। तब मैंने उसे सारी बात अच्छी तरह समझा दी। आदमी समझदार था और पढ़ा लिखा भी था और कश्मीरी कमांडोज के साथ काम भी कर चुका था। उसे पहले ही से मालूम था कि सेंट्रल खुफिया पुलिस का एक खास नंबर होता है जिसको देखकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मैंने उसे कागज पर खुफिया नंबर लिख कर दिया और कहा, ये नंबर सिर्फ थाने के SHO को दिखाना, उसको देना नहीं। हसन बट बोला, मुझे मालूम है, तुम फिक्र न करो। अगर ये नंबर वाकई इंडिया की सिविल सेंट्रल इंटेलिजेंस का खास नंबर है तो मैं कमांडो शेरबाज को लेकर इसी जगह पहुंच जाऊंगा। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस कश्मीरी कमांडो का नाम शेरबाज ही है? हसन बट ने कहा, बिल्कुल शेरबाज ही है जनाब। उसकी गिरफ्तारी के लिए तो पुलिस ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान रखा था, मगर मैं उसे लेकर यहाँ नहीं आऊंगा बल्कि उसे एक दूसरी खुफिया जगह पर ले जाऊंगा। आप इसी जगह रहें, मैं यहाँ आकर आपको ले जाऊंगा। मैंने उसे ताकीद की कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस न लग जाए। हसन बट ने एक बात की जिससे मैं थोड़ा
थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, सर आपको ये तिलिस्मी नंबर तो कहीं से हाथ लग गया है, मगर आपको ये मालूम नहीं कि इसकी ताकत किस कदर है। इस नंबर को दिखाकर अगर कोई शख्स किसी कातिल को भी फांसी की कोठरी से निकलवा कर ले जाए तो खुफिया पुलिस की जरूरत नहीं कि वो पीछा करे, क्योंकि इस नंबर का मतलब यही होता है कि इस आदमी की सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस को जरूरत है और कोई खुफिया सर्विस का आदमी इस नंबर वाले खुफिया सर्विस वाले का पीछा नहीं कर सकता। अगर पता चल जाए तो पीछा करने वाले को न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ता है बल्कि उसे 5 साल की सजा भी हो सकती है। ये एक नया इंकशाफ था। बहरहाल मैंने हसन बट को मजीद हिदायत देकर रुखसत कर दिया। उसके बाद मैं कुछ देर झोंपड़ी के अंदर ही बैठा रहा, फिर बाहर दरख्तों में आकर टहलने लगा। सारा इलाका खाली था। नहर किनारे एक सिख गाय भैंसों को लेकर चला जा रहा था। जब वो दूर निकल गया तो मैं नहर के पास आकर बैठ गया। मैंने बड़ी तेज निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहाँ मुझे कोई मुश्तबा आदमी नजर न आया। कोई 1.5 घंटे के बाद नहर के पुल पर एक साइकिल रिक्शा चला रहा था। मैं जल्दी से झोंपड़े में आकर बैठ गया। रिक्शा पुल की एक जानिब रुक गया। उसमें से हसन बट बाहर निकला और रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद झोंपड़े की तरफ आने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था, खुदा करे ये आदमी कमांडो शेरबाज को हवालात से निकालने में कामयाब हो जाए। जब वो झोंपड़े में आ गया तो मैंने बेताबी से पूछा, मिशन कामयाब रहा? वो बोला, कामयाब कैसे ना होता सर, ये नंबर तो प्रधानमंत्री को भी एक बार अपनी जगह से हिला देता है। मैंने SHO को ये नंबर दिखाकर कहा, मैं केंद्रीय इंटेलिजेंस की तरफ से आया हूँ। कमांडो शेरबाज से केंद्रीय इंटेलिजेंस ने एक खास काम लेना है, इसके लिए उसे दिल्ली तलब किया गया है और मैं उसे लेने आया हूँ। SHO सिख था। सीक्रेट सर्विस का नंबर देखकर वो अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा हुआ। बोला, महाराज आप अकेले ही से ले जाएंगे या मैं पुलिस गार्ड साथ दे दूं? मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करें कि हमें पुलिस वैन के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचा दें। वहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की खुफिया मुसल्लह पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। चुनाचे मैंने कमांडो शेरबाज को जब हवालात से निकलवाया तो उसने मुझे देखा और समझ गया कि उसकी रिहाई के लिए जाल बिछाया गया है। मैंने भी उसे आंख मारकर बता दिया था कि सब ठीक है। मैंने उसे पुलिस वैन में बिठा दिया। पुलिस वैन स्टेशन पर आकर रुकी तो मैंने कमांडो शेरबाज को वैन से बाहर निकाला। शेरबाज को उल्टी हथकड़ी लगी हुई थी। पुलिस को मैंने वापस भेज दिया और कमांडो शेरबाज को लेकर स्टेशन में दाखिल हो गया। तब मैंने उसे बताया कि ये सारा ड्रामा तुम्हारी रिहाई के लिए रचाया गया था। मैंने पूछा, अब वो कहाँ है? वो बोला, मेरे साथ चलो, वो जहाँ है मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।